हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियांशु रावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध के दौर के ऊपर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने बता रखा है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है कंप्लीटली। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शीत युद्ध का क्या अर्थ है, पहले तो ये बात करते हैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। ये तो शीत युद्ध का अर्थ। अब देखते हैं शीत युद्ध की परिभाषा क्या है। शीत युद्ध की परिभाषा अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर के बीच में। तो देखते हैं शीत युद्ध की परिभाषा। शीत युद्ध से अभिप्राय है विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उन कटु संबंध मतलब कठोर संबंध के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 और 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1945 से 1991, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन है। विश्व दो गुटों में बटा था। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और शीत युद्ध कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से 1991 तक। अब देखते हैं शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गई थी। और कौन सी कमजोर पड़ी थी, वो थी सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के विघटन को शीत युद्ध का अंत भी कहा जा सकता है, माना जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शीत युद्ध के कारण। तो शीत युद्ध के कारण क्या थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना था। ये आपसे ये वाला क्वेश्चन शीत युद्ध के कारण ये 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र की बस की बात नहीं थी। ऑफ कोर्स परमाणु बम है, वो एटम बम्स कोई नॉर्मल हथियार नहीं है। वो इसकी मार ना कि ये दो महाशक्तियां झेलती बल्कि पूरा विश्व को इस परमाणु बम की मार झेलनी पड़ती। तो थर्ड पॉइंट है, दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियार से संपन्न थी। दोनों के पास एक से बढ़कर एक परमाणु बम थे। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों को रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि दोनों के पास ऐसे ऐसे बम है कि मतलब सहने के योग्य ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। अब कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश के नागरिक को किसी भी प्रकार की क्षति हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता थी। ठीक है, दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। एक पूंजीवादी का समर्थक था तो एक समाजवादी का समर्थक था। तो देखते हैं आप शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई कैसे साबित हुई। देखते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक, सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध तरीके से सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, पूंजीवादी है या समाजवादी है। देखते हैं। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मांगता था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। अब दो विचारधारा, एक कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है और एक कह रहा है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। अब जानिए कि पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था क्या क्या है। तो पूंजीवादी, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, इसे एक तरह से प्राइवेट कहेंगे, निजी व्यवस्था।
और समाजवादी क्या है, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम पीरियड देख लीजिए। फर्स्ट वॉर कब से कब तक चला था, 1914 से लेके 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। ठीक है, अब जो दो महाशक्तियां थी उनको उनके गुट मिल रखे थे। अब कौन सा गुट किस में शामिल था ये देखते हैं। पहला मित्र राष्ट्र था और धुरी राष्ट्र था। अब देखते हैं मित्र राष्ट्र किसमें था और धुरी राष्ट्र किसमें था। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन चार राष्ट्र को संयुक्त रूप में मित्र राष्ट्र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन थे, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में कौन थे, जी हाँ, दोनों महाशक्तियां एक साथ थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ किसमें थी, मित्र राष्ट्र में। और अब देखते हैं धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र हार गया था, उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और ये धुरी राष्ट्र कौन कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। अब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब बमों के कूट नाम, ये आपसे ज़रूर उसके नाम पूछेंगे एक नंबर में, तो बिल्कुल भी, तो 1 मार्कर अगर आपको सेव करने हैं तो इसे माइंड में सेव करना। फर्स्ट आपने बम गिराया था, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। ठीक है, अब बमों की क्षमता यानी कि स्ट्रेंथ कितनी थी, 15 से 21 किलो टन। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका की आलोचना करते हैं। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बम गिराए, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। ठीक है, अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। ये किसका बयान था, अमेरिका का। हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था, ठीक है, कि बम गिराए क्यों थे। देखो, वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। दो महाशक्तियां थी ना, तो वो अमेरिका क्या चाहता था कि हम बम तो गिरा रहे हैं तो साथ में ये भी तो बताएं किसको, सोवियत संघ को, क्योंकि उसकी तो विचारधारा अलग है किससे, अमेरिका से। तो अब इसमें हम फिर थोड़ी रिवाइज करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में समझाया था, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उसमें मैंने आपको एकदम ऑरली समझाया था, इसमें थोड़ा थ्योरिटिकल आप देख लेना। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो एक अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। बिल्कुल इसी फॉर्म में आप आंसर लिखना पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले ही तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग लगभग 2 गुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, तो आप इस फॉर्म में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। बिल्कुल करेक्ट, 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये पता चला कि भाई क्यूबा में सोवियत संघ ने क्या कर दिए हैं, हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। वो पूछ लेंगे आपसे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, या फिर क्यूबा के कौन थे, या फिर
सोवियत संघ के कौन थे? तो सोवियत संघ का आपने पढ़ लिया, कौन थे? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव थे और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी थे। ऐसे कुछ भी करने की हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी भेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है या इसे चरम बिंदु क्यों कहा जाता है शीत युद्ध का, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती से आप मत इसको भूलना। अब देखते हैं, सब नेताओं के नाम है तो नेताओं का नाम तो भाई रट के जाना, ठीक है ना। क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता क्यूबा के कौन थे? फिदेल कास्ट्रो, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। अब देखते हैं, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के दो गुट में बांट दिया गया। विश्व दो गुट में बट गया। यही दो ध्रुव विश्व थे। बंटवारे सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ, ठीक है। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ यानी कि दूसरी दुनिया, पश्चिमी यूरोप यानी कि अमेरिका, ये थी पहली दुनिया। अब देखते हैं पूर्वी यूरोप क्या था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी और बुल्गारी, रोमानिया, ये सब देश थे। और पश्चिमी यूरोप में कौन कौन शामिल थे? पश्चिमी में शामिल थे, यूरोप में अधिकतर देश ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश थे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम, ये सब थे। और आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आ गया हो तो हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं अब नाटो का, ठीक है। तो नाटो क्या, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नाटो की फुल फॉर्म भी है, अभी हम देखेंगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक गठबंधन का रूप लिया। 4 अप्रैल, इसकी डेट भी याद रखना भाई, 4 अप्रैल 1949 के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका हिंदी में नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और इंग्लिश में नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे वो भी आपसे पूछ सकता है। तो कितने देश शामिल थे भाई? 12 देश शामिल थे, ठीक है। इन संगठनों की ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। तो ये नाटो खत्म हुआ और हम बात करते हैं अब वर्सा संधि। वर्सा संधि जो बनाई थी वो बनाई थी सोवियत संघ ने और नाटो अमेरिका ने, ठीक है। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य नाम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था, ठीक है। अब नाटो आपने समझ लिया, आपने वर्सा पैक्ट भी समझ लिया। अब आप देखते हैं महाशक्ति के लिए छोटे देश का महत्व। अब उसमें छोटे छोटे देश तो शामिल थे ना, लेकिन क्यों शामिल थे ये देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे तेल और खनिज के लिए भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, और सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्थिक मदद। किस प्रकार की आर्थिक मदद भाई देखते हैं, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। नेक्स्ट है विचारधारा। अब भाई विचारधारा को तो पूरा खेल तो विचारधारा के ऊपर था ना। कौन सी विचारधारा के समर्थक हो, ठीक है। कोई अमेरिका का था भाई, तो कोई सोवियत संघ का था। देखते हैं, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता कि महाशक्ति विचारधारा का पारस्परिक युद्ध जीत रही है, ठीक है। तो गुटों में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। तो ये पूरा क्वेश्चन ना ये इंपॉर्टेंट है कि
छोटे छोटे जो गुट थे वो क्यों शामिल होते थे, ठीक है। और नेक्स्ट है शीत युद्ध के परिणाम, ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में, ठीक है। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स में लिखा है, इसको आप एक्सप्लेन करना, ओके। और बाकी तो मैंने ऊपर की विचारधारा और आर्थिक मदद, ठीक है, ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। देखो, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, सेकंड पॉइंट है अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना। नेक्स्ट है अनेक सैन्य संगठन संधियां बनाई थी ना, नाटो, वर्सा पैक्ट, अभी तो और भी है, बहुत सारी है, सीटो वगैरह बहुत सारी है। नेक्स्ट है दोनों महाशक्ति के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ मची थी ना, बोलते थे। अब तभी तो भाई रुक गया था ना वैसे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर। देखो, दोनों महाशक्ति के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ मच रखी थी ना। नेक्स्ट है 2 विश्व युद्ध, अब बटी क्या था ना 2 विश्व युद्ध में, किसमें पूंजीवादी का समर्थक और साम्यवादी का समर्थक। नेक्स्ट है सैन्य संधि, अमेरिका और नाटो, ठीक है, सोवियत संघ। नाटो कब बना था 1949, सीटो 1954 और सेंटो 1955, ये सब अमेरिका की तरफ से बने हुए थे। और सोवियत संघ की तरफ से क्या बना था, सिर्फ वर्सा पैक्ट, जो कि कब बना था 1955 में। नेक्स्ट है दोनों महाशक्तियां द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये सब संधियों के नाम में आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट इसके नाम और फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार संधि और लास्ट है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, ठीक है। और अब देखते हैं सीटो और सेंटो क्या है। अमेरिका ने भूतपूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया, इन्हीं गठबंधन को सीटो और सेंटो कहा गया। अब सीटो क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म याद रखना भाई। और किस स्थापना कब हुई थी 1954 में। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी याद रखना, साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। अब सेंटो क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 और इसका उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।